हाय वेलकम टू स्टील डिजाइन। दिस इज ब्रीफ इंट्रो अबाउट मी। वेयरहाउस डिजाइन की लास्ट वीडियो में हमने पोर्टल को मॉडल किया, डेड लोड असाइन किए, लाइव लोड असाइन किए, कोलेटरल लोड असाइन किए। आज की वीडियो में हम विंड लोड कैलकुलेशन को सीखेंगे। ओके, विंड लोड कैलकुलेशन एज पर IS 875 पार्ट 3 2015। ओके, देखो प्रेशर का जो फॉर्मूला है P इजकल टू F अपॉन A। ओके, उसी तरह से फोर्स F इजकल टू P इंटू A। तो यहाँ पे हमारा जो विंड फोर्स है वो भी इसी फॉर्मूले से निकलेगा। विंड फोर्स F इजकल टू CP इंटू PD इंटू A। CP यहाँ पे एक कोफिशिएंट, ये वाला कोफिशिएंट हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है जो कि है प्रेशर कोफिशिएंट। PD इज नथिंग बट द डिजाइन प्रेशर। ओके, एंड A इज द एरिया। ओके, A इज द एरिया। अब यहाँ पे जो CP है, CP हमारा CP का जो फॉर्मूला होगा CPE माइनस CPI। CP is external pressure coefficient, CPI is internal pressure coefficient, and A is equal to surface area of structural element or cladding unit, and PD is nothing but the design wind pressure। यहाँ तक क्लियर है। अब CPI की जो वैल्यू होगी वो जो कोड में दी हुई है एज पर क्लोज 7.3.2.1, अगर बिल्डिंग में क्लैडिंग में ओपनिंग अप टू 5% है तो जो CPI की वैल्यू है वो प्लस माइनस 0.2 होगी। उसी तरह से अगर क्लैडिंग में ओपनिंग 5 to 20% के बीच में है तो CPI की वैल्यू प्लस माइनस 0.5 होगी। ओके, सेम ऐसे ही अगर ओपनिंग की कंडीशन 20% से अधिक है तो CPI की वैल्यू प्लस माइनस 0.7 होगी। ओके, यहां तक सब क्लियर है। तो हम जो वेयर हाउस डिजाइन कर रहे हैं वो पूरा एनक्लोज है, उसमें कोई भी ओपनिंग नहीं है भी तो वो 5% से कम ही है। तो हमारे केस में CPI की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 0.2। क्लियर। अब आते हैं PD पे। PD का जो फॉर्मूला होगा डिजाइन प्रेशर PD इजकल टू KC इंटू KA इंटू KD इंटू PZ। PD is design wind pressure and KD is equal to wind directionally factor, KA is equal to area averaging factor, KC is equal to combination factor। अब देखते हैं KD KA KC होता क्या है। देखो अगर बिल्डिंग की शेप ट्रायंगुलर, स्क्वायर या रेक्टेंगल है तो हमारी KD की वैल्यू हो जाएगी 0.9, और केवल सर्कुलर या नियर सर्कुलर बिल्डिंग्स के केस में ही KD की वैल्यू 1.0 होगी। ओके, या साइक्लोनिक इफेक्ट जहां पे आएगा, बिल्डिंग बिल्कुल समुद्र के किनारे है तो वहां पे इसकी वैल्यू 1.0 होगी, वरना हर केस में हमारे वेयर हाउस के केस में 0.90 होगी, क्योंकि हमारे वेयर हाउस की शेप सर्कुलर या नियर सर्कुलर नहीं होती है। तो KD की वैल्यू 0.90 होगी। क्लियर। अब बढ़ते हैं KA पे। KA की वैल्यू डिपेंड करेगी ट्रिब्यूटरी एरिया पे। अगर ट्रिब्यूटरी एरिया 10 से कम है तो 1.0 होगी, अप टू 25 या 25 से ज्यादा है तो 0.9, और 100 से ज्यादा है तो 0.8। ओके, हमारे केस में जो बेस स्पेसिंग है वो है 7.5। ओके, तो ये एक मेरा कॉलम है और ये जो बेस स्पेसिंग है ये है हमारी 7.5। हाइट है मेरी 7.5, तो मेरा जो ट्रिब्यूटरी एरिया होगा वो लगभग ये वाला हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे ट्रिब्यूटरी एरिया टोटल आएगा 7.5 इंटू 7.5 इजकल टू 56.25। तो मेरा के की वैल्यू हो जाएगी 0.9। नेक्स्ट हमारा कोफिशिएंट है KC। तो KC में देखो क्या होता है, जब भी रूफ पे प्रेशर और सक्शन दोनों क्रिएट हो, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन रूफ इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर एंड इंटरनल प्रेशर सक्शन। ओके, तो जहां पे प्रेशर और सक्शन दोनों लग रहे हो वहां पे जो KC की वैल्यू है वो आएगी 0.9। तो अपने केस में रूफ पे प्रेशर भी क्रिएट लगा रहे हैं, वो सक्शन भी लगा रहे हैं, तो हमारे लिए KC की वैल्यू हो जाएगी 0.90। अब यहाँ पे KC की वैल्यू हमारी आ गई है 0.9, KA की वैल्यू आ गई 0.9, और KD की भी वैल्यू हमारी जो निकल के आई वो भी 0.9। अब नेक्स्ट रहता है हमारा PZ। ओके, जो PZ का जो फॉर्मूला है वो है PZ इजकल टू 0.6 VZ स्क्वायर। VZ इज नथिंग बट द डिजाइन विंड स्पीड। VZ को निकालने का जो फॉर्मूला कोड में दिया है वो है VZ इजकल टू VB इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। ओके, अब हम नेक्स्ट रीड करते हैं K1 K2 K3 K4 क्या है, और VB जो है वो है बेसिक विंड स्पीड जो कि कोड में दी हुई है।
बेसिक विंड स्पीड वीबी आप मैप से देख सकते हैं या एनेक्सर ए में बेसिक विंड स्पीड की वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट है हमारा रिस्क कोफिशिएंट K1। तो ऑल जनरल बिल्डिंग्स के लिए रिस्क कोफिशिएंट की वैल्यू है 1.0। ओके, तो यहां से आप रिस्क कोफिशिएंट की वैल्यू 1.0 ले सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा टेरेन हाइट फैक्टर K2। K2 की वैल्यू डिपेंड करेगी टेरेन पे और बिल्डिंग की हाइट पे। तो ओके, तो टेरेन के लिए यहाँ पे 4 कैटेगरीज गिवन है। कैटेगरी 1 होगा जहाँ पे आसपास में जो भी है टेरेन उसकी हाइट बहुत कम है या ना के बराबर है, तो वो होगा टेरेन कैटेगरी 1। ओके, इसी तरह से टेरेन कैटेगरी 2 में 1.5 मीटर तक सराउंडिंग में स्ट्रक्चर्स हैं, लेस देन 1.5। टेरेन कैटेगरी 2 में 1.5 से 10 मीटर जहां होंगे वो होगा कैटेगरी 2। इसी तरह से कैटेगरी 3 में जो होगा वो 10 मीटर हाइट तक बिल्डिंग या स्ट्रक्चर्स होंगे। उसी तरह से टेरेन कैटेगरी 4 में जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो बहुत पास पास होंगे और बहुत लार्ज साइज के होंगे। ओके, तो अपने के जो जहां पे भी आपको टेरेन कैटेगरी नहीं दी हुई है तो हम टेरेन कैटेगरी 2 लेके चलते हैं। ये मान के चलते हैं कि आसपास में सराउंडिंग्स में जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी हाइट 1.5 मीटर से 10 मीटर के आसपास है। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू निकालें अपनी टेरेन कैटेगरी 2 के अकॉर्डिंग, हमारी बिल्डिंग की हाइट है 7.5, तो फर्स्ट वाले पोर्शन में आएगी क्योंकि बिल्डिंग की अप टू 10 मीटर में टेरेन कैटेगरी 2 में जो वैल्यू है हमारी वो 1.0 गिवन है। ओके, तो टेरेन एंड हाइट मल्टीप्लायर K2 की वैल्यू हो जाएगी 1.0। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा टोपोग्राफी K3 फैक्टर। ओके, अब टोपोग्राफी K3 फैक्टर का है क्या है कि हमारी जो बिल्डिंग है उसका जो प्लेन का जो एंगल है, जो सरफेस है उसका एंगल अगर 3 डिग्री से ज्यादा है तो उसकी वैल्यू फिर हमारी हो जाएगी 1.0 से 1.36 के बीच में, जिसकी कैलकुलेशन कोड के लास्ट में एनेक्सर में दी हुई है। ठीक है, अब लेकिन हमारी बिल्डिंग जो हम वेयर हाउस कर रहे हैं वो केवल प्लेन में बन रहा है। सपोज करो इसमें कैसे देखते हैं कि ये हो गया एंगल। ओके, और यहाँ पे आपकी बन रही है बिल्डिंग। ओके, तो ये एंगल अगर मोर देन 3 डिग्री है तो आपको एनेक्सर में जाके कैलकुलेशन करनी पड़ेगी टोपोग्राफी फैक्टर K3 के लिए, जिसकी वैल्यू 1.0 से 1.36 के बीच में आएगी। ओके, अगर हमारा ये प्लेन 3 डिग्री से कम है तो उसकी वैल्यू 1.0 लेनी होगी। ओके, तो हमारे केस में जो हमारा जो स्लोप है सरफेस का वो 3 डिग्री से कम है, तो हमारे K3 की वैल्यू हो जाएगी 1.0। क्लियर है यहां तक सबको? नेक्स्ट फैक्टर है हमारा साइक्लोनिक रीजन K4 फैक्टर। ओके, तो साइक्लोनिक रीजन K4 फैक्टर आता है साइक्लोन्स के लिए। जो भी हमारे ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के जो रीजन्स हैं वहां पे अप टू 60 किलोमीटर का जो बेल्ट है ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में, वहां पे जो K4 की वैल्यू हमें लेनी होगी वो इंपोर्टेंट बिल्डिंग्स के लिए 1.3 और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए 1.15 लेनी होगी। ओके, तो ये ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट का क्या है हम मैप से देखते हैं। इस मैप में अगर हम देखें तो ये मेरा ईस्ट कोस्ट हो जाएगा, ये मेरा वेस्ट कोस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 किलोमीटर तक, ये सपोज करो मेरा 60 किलोमीटर है, ये मेरी बेल्ट है 60 किलोमीटर वाली। तो इसके यहाँ पे 60 किलोमीटर तक जो मेरा आएगा वो साइक्लोनिक रीजन फैक्टर लगेगा K4, और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए उसकी वैल्यू होगी 1.15। ओके, लेकिन हमारी बिल्डिंग तो नॉर्थ में बन रही है तो हमारे बिल्डिंग में साइक्लोनिक फैक्टर K4 की वैल्यू हो जाएगी 1.0। तो यहाँ पे VB की वैल्यू हो गई हमारी 47, K1 की वैल्यू 1.0, K2 की वैल्यू भी 1.0, K3 की वैल्यू भी 1.0 और K4 की वैल्यू भी हमारी निकल के आती है 1.0। अब अगर हम डिजाइन विंड प्रेशर PD की कैलकुलेशन करें तो लेंथ हमारी थी बिल्डिंग की 45 मीटर, विड्थ हमारी थी 18 मीटर, हाइट हमारी है 7.5 मीटर और स्लोप है हमारा 1:10 का। ओके, बेसिक विंड स्पीड हमने
जो देखी मैप से वो है हमारे रीजन की 47 मीटर पर सेकेंड। टेरेन कैटेगरी हमारी जो थी 2, बेस स्पेसिंग है हमारी 7.5 मीटर, मिड का और एंड का है हमारा 6 मीटर, और एनक्लोज कंडीशन हमारी जो बिल्डिंग है वो एनक्लोज है, तो हमारा जो कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा ±0.2। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ओके, K1, K2, K3, K4 की वैल्यू हमारी है 1.0, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1.0। तो मेरा डिजाइन विंड स्पीड PZ की वैल्यू आ गई 47 मीटर पर सेकेंड। उसी हिसाब से विंड प्रेशर PZ की वैल्यू हो जाएगी मेरी 1.33 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब KD KC की वैल्यू जो हमने निकाली है वो है 0.9। ओके, तो 0.9 KD KC की वैल्यू है, तो हमारा जो डिजाइंड विंड प्रेशर PD की वैल्यू निकल के आती है 0.97 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप PD की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट, जो हमारी बिल्डिंग्स पे अप्लाई होंगे वो क्या क्या होंगे, उनकी कैलकुलेशन। अब एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट CPE फॉर वॉल ऑफ रेक्टेंगल क्लैड बिल्डिंग, ये डिपेंड करेगा हाइट अपॉन विड्थ और लेंथ अपॉन विड्थ पे। तो हाइट हमारी बिल्डिंग की है 7.5 मीटर, तो 7.5 डिवाइडेड बाय विड्थ हमारी बिल्डिंग की है 18 मीटर, तो 7.5 अपॉन 18 इक्वल टू होता है हमारा 0.42। तो 0.42 हमारा इस वाली रो में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है लेंथ अपॉन विड्थ। लेंथ हमारी बिल्डिंग की है 45 मीटर, तो 45 डिवाइडेड बाय 18 मीटर जो कि इसकी विड्थ है इक्वल टू हमारा होता है 2.50। तो 2.50 हमारा इस रो के अंदर यहाँ पे आएगा। ओके, तो हमको इनमें से हमारा CPE की वैल्यू 4 बॉल्स निकल के आएगी। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ABCD और एक एंगल बना हुआ, ये क्या है? ठीक है, तो ये मेरी बिल्डिंग की है लेंथ, ये लेंथ है और ये विड्थ है। तो विड्थ वाली साइड C और D हमारे जो है एंड के कोफिशिएंट हैं, और A और B हमारे साइड वॉल के हैं। नेक्स्ट केस में जो एंगल है वो अगर ये 90 डिग्री हो जाए, ओके, तो हमारी विंड इस डायरेक्शन से आएगी। ओके, उसके लिए A, B और C और D जो हमारी वॉल्स हैं उनके कोफिशिएंट हो जाएंगे ये वाले। ओके, अब हम इन्हीं कोफिशिएंट को हमारी एक्सेल की जो टेबल है उसमें डाल के और विंड लोड ऑन फ्रेम की वैल्यू निकालेंगे। अब पहला जो केस है, केस 1 है हमारा विंड अक्रॉस द रिज 0 डिग्री पॉजिटिव CPI। ओके, तो रिज क्या है? ये जो है हमारा टॉप वाला पीक पोर्शन सेंटर वाला, इसको हम बोलते हैं रिज। तो पहला केस है विंड अक्रॉस द रिज मींस विंड एट 0 डिग्री। ओके, और 0 डिग्री के कोफिशिएंट क्या हैं? 0.7, 0.25, 0.6, 0.6। ओके, तो इनकी वैल्यू हम डालें तो A की वैल्यू है हमारी 0.7 पॉजिटिव, और B की वैल्यू है हमारी -0.25, C की वैल्यू है हमारी -0.6, और D की वैल्यू भी हमारी है -0.6। ओके, और CPI की वैल्यू जो इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट है वो है हमारा 0.2। ओके, तो CP की वैल्यू हो जाएगी CPE माइनस CPI। ओके, उसकी वैल्यू आप देखें तो CPE माइनस CPI हो जाएगी 0.5 माइनस 0.2 माइनस 0.2, ये वैल्यू आ जाएंगी। ओके, रूफ के कोफिशिएंट अभी हमने नहीं डाले हैं, पहले वॉल के कोफिशिएंट को हम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद में हम रूफ के कोफिशिएंट डालेंगे। ओके, तो A की वैल्यू विंड लोड ऑन फ्रेम जो कैलकुलेशन है वो हमारे विंड लोड फोर्स की कैलकुलेशन हमारे इस वाले फॉर्मूले से, जो कि है प्रेशर कोफिशिएंट, डिजाइन विंड प्रेशर और एरिया, इससे निकल के जो आती है CP की वैल्यू, विंड प्रेशर, PZ और एरिया, तो वो हमारी ए सरफेस पे जो विंड फोर्स आएगा फ्रेम पे वो हो जाएगा 3.64। सेम बी सरफेस पे हमारा हो जाएगा -3.27। माइनस प्लस की वैल्यू
टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर, माइनस की वैल्यू अगर आती है तो होती है अवे फ्रॉम द स्ट्रक्चर। तो आप जब स्टैड पे विंड लगाएंगे वो इन साइंस को ध्यान में रखते हुए उसकी डायरेक्शन देंगे। तो सी की वैल्यू हो जाएगी -4.66 और डी की वैल्यू हो जाएगी -4.66। ओके, तो ये हो गया पॉजिटिव सीपीआई के साथ। उसी हिसाब से सेम नेगेटिव सीपीआई के साथ उसकी एक हमारा केस सेकंड केस बन जाएगा। ओके, तो ये दोनों केस हो गए विंड अक्रॉस द रेज विद पॉजिटिव सीपीआई एंड विंड अक्रॉस द रेज विद नेगेटिव सीपीआई। नेक्स्ट हमारा केस होगा विंड पैरेलल टू द रेज 90 डिग्री विद पॉजिटिव सीपीआई। ओके, तो उनकी वैल्यू जो है, ए की वैल्यू हमारी यहां से निकल आएगी 0.5 is -0.5, बी की वैल्यू हो जाएगी -0.5 और सी की वैल्यू हो जाएगी +0.7 और डी की वैल्यू हो जाएगी -0.1। तो विंड पैरेलल टू रेज 90 डिग्री विद पॉजिटिव सीपीआई के लिए जो विंड लोड ऑन फ्रेम की वैल्यू हमारी ए बी और सी डी सरफेस के लिए आ जाएगी। सेम वैसे ही विद नेगेटिव सीपीआई नेक्स्ट केस में हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं रूफ के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट्स हैं। अब है हमारा एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट फॉर पिच्ड रूफ फॉर रेक्टेंगल क्लैड बिल्डिंग। ओके, यहाँ पे क्या है, ये डिपेंड करेगा हमारा रूफ एंगल पे। ओके, रूफ एंगल में हमारा स्लोप है 1:10 का। तो जो हमारा एंगल निकल के आता है ये एंगल हमारा निकल के आता है 5.71 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे देखो हम देख रहे हैं 0 डिग्री के लिए वैल्यूज दिए हैं और 5 डिग्री के दिए हैं, 10 डिग्री के लिए दिए हैं, लेकिन हमारा एंगल है 5.7 डिग्री। तो हमें इंटरपोलेट करना पड़ेगा 5 और 10 डिग्री के बीच में फॉर द एंगल 5.7 डिग्री। ओके, तो 5.7 डिग्री के लिए इसमें इंटरपोलेट करने पे हमारा जो निकल के आता है EF की वैल्यू वो निकल के आती है -0.94। ओके, और यहाँ पे तो दोनों सेम है तो 0.4 आएगी, EG के लिए -0.8 आएगी और FH के लिए जो वैल्यू निकल के आती है -0.43। अब इन वैल्यूज को हम अपनी एक्सेल शीट में पुट करके विंड लोड ऑन फ्रेम कैलकुलेट करेंगे। अब EF की वैल्यू जो कि है हमारी -0.94 उसको पुट करेंगे, GH की वैल्यू -0.4, वो दोनों पुट करने के बाद में विंड लोड ऑन फ्रेम आता है -8.29 और -4.37 फॉर द रूफ। उसी तरह से माइनस नेगेटिव सीपीआई के साथ में विंड लोड ऑन फ्रेम निकल के आता है रूफ पे -5.38 और -1.46। सेम उसी तरह से अब हमारा नेक्स्ट केस है विंड पैरेलल टू रेज मींस 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए जो वैल्यूज हैं वो होंगी EG और EG के लिए और FH के लिए। ओके, EG की वैल्यू दोनों पे सेम रहेगी। EG की वैल्यू जो निकल के आएगी वो -0.8 है हमारी। ओके, तो यहाँ पे लोड ऑन फ्रेम हो जाएगा -7.28 और -7.28 90 डिग्री एंगल पे विंड के लिए। ओके, सेम नेगेटिव सीपीआई के साथ उसमें भी -4.37 और -4.37 दोनों हो जाएंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली ये है कि जब विंड 0 डिग्री से होगी तो फ्रेम पे, ये मेरा फ्रेम है। ओके, तो 0 डिग्री के केस में सबसे पहले हम लेंगे EF, तो यहाँ पे मेरा होगा EF और दूसरी साइड में होगा मेरा GH। ओके, ये वाला GH। ओके, लेकिन ये हो गया मेरा 0 डिग्री के केस में। अब दूसरा केस जो मेरा 90 डिग्री का है उसमें हम देखें तो उसमें ये मेरा फ्रेम है, तो यहाँ पे जो मेरे कोफिशिएंट होंगे CPE के वो हो जाएंगे ये वाले, क्योंकि विंड यहाँ से अप्लाई हो रही है। ओके, जब विंड यहाँ से अप्लाई होगी इस डायरेक्शन 90 डिग्री में तो हो जाएंगे यहाँ पे ये EG और ये भी सेम EG। ओके, सेम जब विंड नेक्स्ट केस में यहां से अप्लाई होगी, इसको आप बोल सकते हैं 270 डिग्री पे, जब अगर 270 डिग्री से विंड अप्लाई होगी तो मेरे फ्रेम पे, रूफ पे जो कोफिशिएंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे यहाँ पे FH, यहाँ पे FH। इसलिए यहाँ पे जो दोनों कोफिशिएंट है EG और यहाँ पे EG, दोनों जगह पे EG लिया है
विद पॉजिटिव सीपीआई और नेगेटिव सीपीआई। नेक्स्ट केस जो बनेगा वो बनेगा 270 डिग्री का, जो होगा एफएच के लिए। ओके, उसकी वैल्यू बहुत कम है, तो जनरली वो बिल्डिंग में गवर्न नहीं होता है, लेकिन आप अपनी बिल्डिंग में एक केस, दो केस और बना सकते हैं एफएच के लिए, विद पॉजिटिव सीपीआई एंड विद नेगेटिव सीपीआई। ये जो एक्सेल सीट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, आप इस एक्सेल सीट को मुझे मेल करके मांग सकते हैं। मेरी मेल आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, या एक टेलीग्राम ग्रुप जो हमने बनाया है स्टील डिजाइन का, उस ग्रुप को आप ज्वाइन करके भी इस विंड लोड कैलकुलेशन की शीट को मुझसे ले सकते हैं। तो ये थी विंड लोड कैलकुलेशन ऑन फ्रेम। नेक्स्ट वेयरहाउस की बिल्डिंग में हम इन विंड लोड्स को अपने फ्रेम पे अप्लाई करेंगे और रिजल्ट्स देखेंगे। तब तक टेक केयर एंड थैंक यू।